गुड आफ्टरनून क्लास, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। जैन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। 18 जनवरी 2025 का वो दिन जब एसएससी सीजीएल मेंस कंडक्ट होता है, उसमें जीके के बहुत ही अच्छे और खूबसूरत सवालों का दर्शन हुआ। वही सवाल एज इट इज जो एग्जाम में आए हुए हैं हम आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से किस किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सभी समद्विबाहु, यहां पर दिया गया है कि सभी समद्विबाहु विस्तार पथ हैं, लेकिन सभी विस्तार पथ समद्विबाहु नहीं है। इंग्लिश में लिया गया है आइसोरिक एक्सपेंशन पाथ बट ऑल एक्सपेंशन पाथ आर नॉट आइसोरिक दिया गया है। उसके बाद दिया गया है अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में उत्पादन को प्रभावित करने के लिए भूमि या पूंजी जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुट को समायोजित करना शामिल है। यह दूसरा आपको कथन यहां पर दिया गया है। कथन तीसरा है कि स्टॉक समाधान व संसाधन है जिनका उपयोग उत्पादन की एक अवधि में नहीं किया जाता है, लेकिन बाद की अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। ये तीन स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। पहले स्टेटमेंट से लग रहा होगा कि ये मैथ का सवाल है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां कह रहा है कि सभी समद्विबाहु विस्तार पथ हैं। यहां उत्पादन से बात हो रही है, उत्पादन प्रोडक्टिविटी से बात हो रही है, उत्पादन की बात करते हैं। तो समद्विबाहु की अगर हम बात करें तो समद्विबाहु का जो त्रिभुज बनता है ये इस तरीके से बनता है डायग्राम। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है और समद्विबाहु का जो अनुपात होता है प्रोडक्शन का वो बराबर, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होती है, बराबर होती है। तो उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। तो इस वजह से पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आपका करेक्ट है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा सभी जो विस्तार है वो समद्विबाहु नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम कह रहा कि अल्पकालिक उत्पादन, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो उत्पादित किए जाते हैं उनमें किसको, भूमि जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुटों को समायोजित करना शामिल है। तो सभी को करने का नहीं, यहाँ पर ये जो भूमि दिया गया है और पूंजी दिया गया है इसको हम शामिल नहीं करते हैं। इसमें शामिल होता है आपका श्रम और शामिल होता है आपका सामग्री। ये शामिल होता है किसमें, समायोजित करने के लिए। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है स्टॉक मतलब स्टोरेज, संसाधन वह संसाधन है जिनका उपयोग उत्पादन की एक अवधि में नहीं किया जाता है, जैसा कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये तुरंत के तुरंत थोड़ी ना कंज्यूम कर लिए जाते हैं, इनको स्टोर करके भी रखा जाता है। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, आपका दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, जेनॉन या यहाँ पर आप कह सकते हो क्वेश्चन भी कहा जाता है, ऑक्सीजन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, जेनॉन की अगर हम बात करें तो इसको XE से परिभाषित करते हैं और इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 54 होता है। अब मोनोटॉमिक की अगर हम बात करें तो मोनोटॉमिक कौन से होते हैं, जिनके अणु में, जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एक क्या होते हैं, एटम होते हैं, एक ही परमाणु होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक बोलते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी गैसें हैं जो मोनो एटॉमिक कहलाती हैं। तो अगर हम बात करें निष्क्रिय गैसों की बात करें, निष्क्रिय गैसों की बात करें या नोवेल गैसों की बात करें या आदर्श गैसों की बात करें तो सभी क्या कहलाती हैं, मोनो एटॉमिक कहलाती हैं। जैसे कि आपका जेनॉन तो है ही है, और उसके बाद क्रिप्टॉन हो जाएगा, इसके बाद रेडॉन हो जाएगा, इसके बाद हीलियम हो जाएगा,
और इसके बाद आपका जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम और ओजेनियम हो जाएगा, ऑर्गेनेसम कहते हैं इसको। और इसके बाद आपका जो है, अच्छा इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको जो है फोटो फ्लैश के लिए यूज किया जाता है। जेनॉन की बात करें, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी लिख लीजिएगा, फोटो फ्लैश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम को आप ध्यान रखिएगा, जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो अपने साथ हीलियम गैस का मिश्रण, सवाल यही पूछा जाता है कि गोताखोर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं, तो हीलियम वहाँ पर रहता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, जो है इसमें आदर्श गैस हो जाएंगे। अच्छा इसमें क्रिप्टॉन, अच्छा एक और गैस है आर्गन, आर्गन भी आप लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आदर्श गैस। तो इसमें से कोई भी अगर आता है तो वो नोबल गैस कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक सवाल एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, इनमें से एक आध सवाल आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, ये किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो ये जो वर्ग है आपका 18 वर्ग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ग 18 जो केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इनको रखा गया है। क्लियर हुई इतनी बातें? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, सेंसक्स से सवाल लिया गया है, जनगणना से सवाल लिया गया है। जनगणना में दिया गया है, जनगणना 2011 के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। पहला दिया गया है कि इंडियाज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाई मोर देन 81 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेट्स, डिकेट मतलब दशक की बात कर रहा है, 2001 और 2011। ड्यूरिंग 2001-2011 decade growth recorded the sharpest decline since independence, यानी जब स्वतंत्रता से लेकर और अब तक की अगर हम बात करें तो ज़्यादा क्या हुआ है, कमी देखने को मिली है। तो ये बात सही है कि 2001-2011 से अगर हम बात करें तो 181 मिलियन से अधिक वृद्धि देखी गई है। और ये भी बात सही है कि प्रतिशत दशकीय वृद्धि में आज़ादी के बाद सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें बोथ आपका सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले। अच्छा अब इस पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कंप्यूटर जी एक पन्ना दे दो, तो साहब पन्ना आ गया है। जनगणना की बात करें, सेंसक्स की बात करें तो जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है, 1872 में होती है। और किसके शासनकाल में होती है, तो वहाँ पहले भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड मेयो, इनके शासनकाल में होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब होती है, दशकीय जनगणना की शुरुआत आपकी होती है 1881 में। और उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये क्या थे, वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें हम तो जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो ये है आपका यूपी का। यूपी के बाद दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और सबसे कम किसका है, तो कम आपका सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अच्छा जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जिया हो बिहार के लाला, बिहार में
सबसे ज़्यादा बिहार में है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका है जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है ये जो है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है सबसे कम। अच्छा, साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता में आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? सबसे ज़्यादा आपका केरल है साक्षरता में। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आप लोग बताइएगा कितना था कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये है, इसमें आपसे पूछा गया है कि -1 के आवेश वाले आयन का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आयनन, जिसको हम ऋण आयन कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं या ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोनोलेशन को अगर हम बात करें तो +1 यानी एक से अधिक, एक से इसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा, ये पॉलीवेशन होगा, ये एक से अधिक रहता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा पॉलीवेशन में एक से अधिक, इसमें प्लस और माइनस दोनों रहेगा, इसमें प्लस एक से अधिक रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, छोटा सा सवाल था, नॉर्मल सा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये दिया गया है कि दिसंबर 1991 में देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR के दायरे में लाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया? इंग्लिश में भी दिया गया है, दिसंबर 1991 विच एक्ट वाज अमेंडेड ब्रिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पर लिखा भी है, फुल फॉर्म इसका भी लिखा गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जो बीमार कंपनियां थी, जो कंपनियां बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे थी, जिनका लॉस हो रहा था, तो उनके पुनर्निर्माण के लिए इसको जो है यहाँ पर BFIR को लाया गया था। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है आपकी वो 1970 जो है उसमें 3 में होती है। तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा, स्थापना कब होती है? 1987 में। क्लियर है? इतनी ध्यान रखिएगा। किसके लिए है? जो कंपनियां खत्म हो गए इन कगार पे, उनको रिकंस्ट्रक्शन पुनर्जागरण के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 1923 में स्वतंत्र रूप से पेश किए गए किस सिद्धांत ने एसिड बेस की अवधारणा को जन्म दिया? एसिड बेस 7 से ऊपर की तरफ चलोगे तो ये बेस हो जाएगा आपका, और 7 से नीचे की तरफ चलोगे तो आपका एसिड हो जाएगा। यानी इसमें जैसे 6 है, 5 4 3 2 है, तो अम्ल, जैसे नींबू आंवला, ये इसका अम्ल 7 से कम होता है, ठीक है। अच्छा, जल का कितना होता है? बेस की अगर हम बात करें 7 से ऊपर, जल का 7 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है कि किसने 1956 में पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी में मूल इकाई के रूप में उल्लेख किया है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसिस इवेंस। अच्छा, इसमें इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में एक शब्द आता है इकोलॉजी, और एक शब्द आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इसे पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है, और इसकी अवधारणा यानी इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये टांसले के द्वारा दिया गया है, एजी टांसले ने इसका दिया है, और इसका जो है हैकल के द्वारा दिया गया है, हैकल के द्वारा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड, पूरे उसमें ये हमेशा सीधा बनता है। कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका जो है ये रहा स्क्रीन पर, 8वां सवाल।
अगला सवाल है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब है Al2O3 की बात कर रहा है, हेमेटाइट की बात कर रहा है। खनिज की पहचान करें जो आमतौर पर बनता है हेक्सागोनल बेलर के आकार का प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्डेनम। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि कॉर्डेनम जब लाल हो जाता है, क्या होता है, जब लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है तो वो क्या बनता है, रूबी बनता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा ये सेकंड हार्डेस्ट है, यानी सबसे सेकंड सबसे ज़्यादा क्या है, ये कठोर है। ये भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेकंड सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, हीरा हो जाएगा यहाँ पर। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया। ये 9वां सवाल, भारत सरकार की भारतमाला परियोजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अंतर्गत आती है। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि किसके अंडर में है, नितिन गडकरी जी के, जो कि उनकी निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, नागपुर से है, मुंबई महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि मथुरा वाज सेकंड कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी, यानी मथुरा किसकी जो है वो सेकंड कैपिटल थी। तो यहाँ पर हो जाएगा कुषाण जो है वंश। कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कुषाण वंश, कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो प्रथम जो संस्थापक थे इसका, प्रथम संस्थापक की अगर हम बात करें तो इनका नाम था कुजूल कैडफिसस। और इन्होंने जो कुजूल कैडफिसस थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी वो बनाई थी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में बनाई थी। और जो कि प्रेजेंट में इस समय कहाँ है, वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर इनके बाद जो अगला शासक आता है कुषाण वंश का, उसका नाम था बिम कैडफिसस। ये भारत में आते हैं भाई साहब, ये कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। और इन्होंने जो है सिक्के वगैरह जारी किए थे। और सिक्का जब इन्होंने जारी किया था कैडफिसस ने, उस सिक्के में त्रिशूल अंकित था और जो है आपका ये बैल अंकित था, तो जो कि रिप्रेजेंट माना जाता है भगवान शंकर का। तो सर्वप्रथम भगवान शंकर की जो मुद्रा पे यानी कि आकृति जिसकी छापी गई थी वो इन्हीं के उसमें किया गया था। इसके बाद फिर आते हैं जिनका नाम आप लोगों को पता है, कनिष्क। कनिष्क जो है ये आते हैं। और कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क ही मेन कुषाण वंश को आगे बढ़ाते हैं और यही एक अच्छे शासक के रूप में निकलते हैं कुषाण वंश। कनिष्क ने जो है अगर हम बात करें तो दो राजधानी को इन्होंने प्रायिकता दी है। यहाँ पर पहली जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, पुरुषपुर, और दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और मथुरा में ही सर्वप्रथम जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियों का यहाँ पर देखा गया था। और ये भी है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ पर किससे मिलता है, तो कनिष्क के शासनकाल में, और जो कि मथुरा इनकी सेकंड राजधानी थी। यहीं से इनका धार्मिक, सांस्कृतिक और जितने भी कार्यकार होते थे वो सारे। पुरुषपुर आपका पेशावर में प्रेजेंट में जो पाकिस्तान का पेशावर है वहाँ पर ये पुरुषपुर है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अच्छा, कनिष्क से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कनिष्क के ही शासनकाल में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, फोर्थ बौद्ध
संगीति होती है, ठीक है, और जो कि कहाँ पर होती है, कुंडल वन में होती है। कुंडल वन जो कि कहाँ पड़ता है, कुंडल वन ये आपका कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका, कश्मीर में पड़ता है कुंडल वन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां लिख देता हूं मैं कश्मीर, ठीक है। अच्छा, इनके कनिष्क के जो कवि थे, कवि की अगर हम बात करें तो इनके जो कवि थे, कवि उनका नाम था अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कनिष्क का अगर हम बात करें तो इनका एक अभिलेख है, जो कि वो अभिलेख कहाँ मिलता है, कनिष्क का ही एक अभिलेख है, और ये अभिलेख आपका कहाँ मिलता है, सारनाथ, सारनाथ में इनका अभिलेख मिलता है। ये भी बात आप ध्यान रखिए कनिष्क से रिलेटेड। अच्छा, हम जो लोग कैलेंडर यूज करते हैं तो सबसे पहले कैलेंडर कनिष्क के शासनकाल में ही शुरू की गई थी, जिसको हम कहते हैं शक संवत। शक संवत जो कि भारतीयों द्वारा ये अपनाया गया था। शक संवत को लागू किया था इन्होंने, कब लागू किया था, 18वीं ईस्वी में इन्होंने लागू किया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपकी किससे रिलेटेड हो गई है, जो है वो कनिष्क से। एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इसका आंसर मथुरा हो जाएगा, यानी ये कुषाण हो जाएगा, जो दूसरी राजधानी मथुरा में थी, जो कि प्रेजेंट में यूपी में पड़ता है। और ये भगवान कृष्ण का जन्मस्थल भी रही है। और ये कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिस के द्वारा की जाती है, जो कि राजधानी बैक्टीरिया रहती है। और इसके बाद भीम कैडफिस आते हैं भारत में, और इसके बाद जो शासन आता है वो कनिष्क का आता है, जो कि इसको बहुत विस्तार से लेकर चलता है। कनिष्क के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल आपका ये है। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि एम्पियर का नियम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र जो यह पैदा करता है, ये बात तो अपने आप में क्या है, करेक्ट है। एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस। मैक्सवेल्स इक्वेशन आर सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन दैट गवर्न इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। किसको गवर्न करता है, किसको शासित करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को। द अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में, चार्जेस एंड, यानी आयन और धारा के अब्सेंस में। अगर आयन और धारा अब्सेंस में यानी नहीं है तब भी ये चार्ज के है, तो ये भी बात अपने आप में क्या है, करेक्ट है। तो इसकी दोनों बातें सही हो जाएंगी। तो ये पार्ट फर्स्ट था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट हम कल लेकर प्रस्तुत होंगे, ठीक इसी समय और इसी प्लेटफॉर्म पर। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।